नियोप्लास्टिक डिजीज ऑफ यूट्रस। सबसे पहले मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी अगर देखने को मिले लोअर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो उसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ये मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होता है लोअर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। और जो उसमें भी कौन सा, तो एडिनो कार्सिनोमा जो होता है इंडोमेट्रियम का, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल में। तो कब? मेनली 53 से 65 ईयर ओल्ड में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? अगर पूछेगा कॉमन मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन द लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट, तो हम क्या लिखेंगे? इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और जो ये एडिनो कार्सिनोमा ऑफ एपिथेलियम है, ये मेनली अफेक्ट करता है पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को, जिसका एज 50 से 65 के बीच में होता है। ठीक है। अब इसका जो कर्व है ना, अगर इसका कर्व देखें कि कब ज़्यादा होता है, तो ये 45 ईयर्स उससे क्या होगा? बढ़ने लगेगा। 55 में ये पीक पहुंच जाएगा, उसका 60 के ईयर्स के बाद ये धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एटिपिकल हाइपरप्लासिया, इसके कारण क्या होगा? तो ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? मेनली ये प्रिकर्सर होता है इंडोमेट्रियल कैंसर का। ठीक है। अब जो नॉन ईस्ट्रोजन रिलेटेड कैंसर है, उसमें कौन सा आएगा? तो उसमें मेनली इंक्लूड होता है सीरस हिस्टोलॉजी। क्या है? सीरस हिस्टोलॉजी, जो ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है। तो अगर पूछेंगे ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन के कारण क्या होता है, तो ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन के लिए कारण कॉम्प्लेक्स एटिपिकल हाइपरप्लेसिया होता है। और नॉन ईस्ट्रोजन के कारण क्या होता है? तो सीरस हिस्टोलॉजिकल होता है। तो ये सीरस वाला क्या है? ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है। रिस्क फैक्टर, तो ओबेसिटी मोस्ट कॉमन होता है। इसके में क्या होता है? एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, जो कन्वर्ट कर देता है इसको एस्टेरिडायोन में। ये क्या है? ये मेनली एस्टेरियोन में प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू के रूप में। ठीक है। रिस्क फैक्टर किसमें? तो जो मोटे लोग हैं, जिनका BMI कितना हो? 30 से ज़्यादा हो, उनमें मेनली रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वेट के साथ ये बढ़ता है। और यही क्यों? और ये ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि इनमें जो सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण एडिपोज टिश्यू में स्टेरॉन, क्या? ESTRON, ये ज़्यादा हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है? सेक्स बाइंडिंग हार्मोन ग्लोबुलिन कम हो जाता है। अदर फैक्टर क्या क्या है? तो अदर फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो रिस्क होता है वो मेनली ईस्ट्रोजन के डोजेस, जैसे कि हायर डोज ले रहे हैं, तो उसके डोजेस के कारण भी होता है। तो हम इसलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, जो रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है? प्रोजेस्टिन होता है। तब प्रोजेस्टिन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेंगे तो ये मेनली इसके चांसेस कम कर देते हैं, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन के लेवल के हाई हो जाने के कारण होता है। ठीक है। प्रोटेक्शन मेनली कितने के लिए करना चाहिए? तो 1 साल बिगिंग आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज, लास्ट मतलब 1 साल तक करना चाहिए। और अगर लास्ट करना है तो 15 साल, मतलब 1 साल के लिए यूज कीजिए। और अगर डिसकंटिन्यू करना है तो 15 साल के बाद आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और भी कंडीशन क्या है? तो पहला तो देखे थे लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन मतलब कि बहुत समय से एस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन हो रहा है। ये किस में देखा जाता है? तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी कौन सा? तो स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम में। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? और क्या में देखने को मिलता है? तो फेमिनाइजिंग ओवेरियन ट्यूमर, जो मेनली एसोसिएटेड होता है ये इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से। पेशेंट जो रिसीव कर रहे हैं ACRM, क्या? ACRM टॉक्सिफेन, वो उनमें भी मेनली इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एक है नेशनल सर्जिकल एडजुवेंट बॉल एंड ब्रेस्ट B40 ट्रायल, जो एग्जामिन किया ना कि जो टैमोक्सिफेन है वो एडजुवेंट की तरह काम करता है ब्रेस्ट कैंसर में मेनली हम देते हैं,
लेकिन अगर वो ब्रेस्ट कैंसर को तो सही करता है, लेकिन वो इंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है। जैसे कि हम ये जो टैमोक्सिफेन है वो लेते क्यों है, तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, लेकिन वो ब्रेस्ट कैंसर तो सही कर देता है, लेकिन इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्या है, जो ये नेशनल सर्जिकल एडजुवेंट बॉल एंड ब्रेस्ट PI ट्रायल है, वो एग्जामिन किया कि अगर हम टैमोक्सिफेन को केमो प्रिवेंटिव एजेंट की तरह काम किए तो भी ये क्या करेगा, इंडोमेट्रियल कैंसर को बढ़ा देगा। ठीक है, स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी, तो स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्या, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, तो अब एक देखते हैं कि ओवरऑल देखते हैं कि इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का कौन रिस्क फैक्टर बढ़ाता है और कौन रिस्क घटाता है। तो होने का रिस्क बढ़ाएगा कौन, पहला तो ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, दूसरा मेनोपॉजल में जो हम ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, मेनोपॉज के बाद ये मेनली देखने को मिलता है। ओबेसिटी, नलीपैरेटी अभी तक मां नहीं बनी है, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ईस्ट्रोजन सेक्रिएटिंग ओवेरियन ट्यूमर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, टैमोक्सिफेन थेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ये सब क्या करता है, इंडोमेट्रियम कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है। तो घटाता कौन है, ओवुलेशन, प्रोजेस्टिन थेरेपी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेनोपॉज अगर 49 ईयर के पहले हो जाए, और मल्टीपैरेटी, ये सब मिले इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क को घटाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी। अब आते हैं लंच सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HNPCC भी कहा जाता है, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, जो मेनली क्यों होता है, तो जर्म DNA मिसमैच रिपेयर जीन में क्या हो जाएगा, उसके जर्म लाइन में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसके जर्म लाइन में डिफेक्ट हो जाता है। तो DNA मिसमैच रिपेयर जीन होता है कौन कौन सा है, MLH1, MLH2, MSH6, इसमें क्या हो जाएगा, ये जर्म लाइन में डिफेक्ट आ जाएगा, जिसके कारण ये लंच सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है, तो ये 40 to 60% इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस को बढ़ा देता है, और 12% ये ओवेरियन कैंसर के चांस को बढ़ा देता है। जिसमें ये जो लंच सिंड्रोम है ना, उनमें देखा जाता है जिनमें ऑलरेडी इंडोमेट्रियल कैंसर होता है या फैमिली हिस्ट्री होता है कोलोनिया इंडोमेट्रियल कैंसर का। मॉलिकुलर अल्टरेशन कब प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है इंडोमेट्रियल कैंसर में, जो मेनली हिस्टोलॉजिकल सेल टाइप से रिलेटेड होता है। तो इसमें म्यूटेशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो इंडोमेट्रियल कैंसर में मेनली P10 में म्यूटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यूट्राइन सीरस कार्सिनोमा जो मोस्ट एग्रेसिव था, वो किसके कारण होता है, वो मेनली देखने को मिलता है P53 म्यूटेशन के कारण, HERS2 या न्यू एम्प्लीफिकेशन के कारण मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अब क्या डिस्कस करेंगे, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। ठीक है, मेनली इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया नहीं होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं इंडोमेट्रियम में, जो मेनली मेनिस्ट्रल साइकिल में देखा जाता है। लेकिन जो ये इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, ये मेनली ईस्ट्रोजन लेवल एक्सेस मतलब इंक्रीज हो जाने के कारण होता है, और ये मेनली एन इवोल्यूशन में देखा जाता है, ओवुलेशन के टाइम में नहीं, एन ओवुलेशन के टाइम में देखने को मिलता है। अगर इसको कैटेगरी में बात है तो मेनली 2 कैटेगरी होता है इसका, तो कौन सा, एटिपिकल हाइपरप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया विदाउट एटिपिया। तो इस तरह से कह सकते हैं एटिपिकल हाइपरप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया विदाउट एटिपिया। ठीक है, और इसको फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, सिंपल हाइपरप्लेसिया और कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल हाइपरप्लेसिया। ठीक है, सिंपल इस तरह से हम अगर क्लासिफिकेशन करें इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया का, तो WHO के अनुसार 4 टाइप है,
सिंपल हाइपरप्लेसिया, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया, एटिपिकल सिंपल हाइपरप्लेसिया और एटिपिकल कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया। ठीक है, तो अब आते हैं सिंपल हाइपरप्लेसिया में। सिंपल हाइपरप्लेसिया में इंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, डायलेटेड ग्लैंड मिलेंगे, उसमें कुछ औचपौच रहेगा, बहुत सा एब्डोमिनल एस्ट्रोमा देखने को मिलेगा, जिसको हम टर्म सिस्टिक हाइपरप्लेसिया भी कहते हैं। सिस्टिक हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, इंडोमेट्रियल ग्लैंड में डायलेशन देखने को मिलता है और क्या देखने को मिलता है, हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियम। कब, तो मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, जिसको हम सिस्टिक एट्रोपी भी कहते हैं। ठीक है, ये मैलिग्नेंट है लेकिन उतना मैलिग्नेंट नहीं है, इसलिए इसको वीकली प्री मैलिग्नेंट कहा जाता है। तो ये हमारा सिंपल हाइपरप्लेसिया समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम में डायलेटेड ग्लैंड हो जाते हैं, कुछ औचपौच और इंडोमेट्रियल एस्ट्रोमा दिखाई देता है। सिस्टिक हाइपरप्लेसिया इसी का एग्जाम्पल है, या ये मेनली पोस्ट मेनोपॉजल में देखने को मिलता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया। अभी इतना देर से एटीपिया पढ़ रहे हैं बार बार कि एटीपिया, तो एटीपिया मतलब होता क्या है, एटीपिया मतलब होता है विदाउट टाइप, ऐसा कंडीशन जिसमें मेनली इरेगुलर या नॉन स्टैंडर्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल टर्म देखा जाए। किसके लिए, तो सेल के स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ के लिए। एटीपिया जो होते हैं वो मेनली या तो इन्फेक्शन के कारण होता है, इरिटेशन के कारण होता है, ये डायग्नोसिस होता है पाप स्पीयर में। अगर कोई बोले एटीपिया मीन कैंसर, इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि एटीपिया सेल कैन चेंज बैक टू नॉर्मल सेल इफ़ द अंडरलाइंग कॉज इज रिमूव्ड। मतलब कि अगर कोई कहे कि डज एटीपिया मीन कैंसर, क्या एटीपिया मीन कैंसर होता है, तो एटिपिकल जो सेल होते हैं अगर जो अंडरलाइंग कॉज है उसको हटा दिया जाए तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि एटिपिकल सेल मतलब ये नहीं होता है कि ये कैंसर है। ठीक है, तो एटिपिकल सेल कहते किसको हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है लेकिन कैंसरस भी नहीं है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि अगर इसको इलाज नहीं किया गया तो ये बाद में कैंसरस हो सकता है, लेकिन अभी जब तक एटिपिकल सेल है ये कैंसरस नहीं है। ठीक है, अब कहीं पर आपको टर्म देखने को मिलेगा एटीपिया, कहीं पे मिलेगा डिस्प्रेसिया, तो ये दोनों में क्या डिफ़िकल्ट है। एटीपिया जो होता है वो बेनाइन प्रोसेस होता है, डिस्प्रेसिया मतलब क्या है, इसका मतलब होता है प्री नियोप्लास्टिक प्रोसेस, मतलब कि ये जो कैंसर होने वाला है उससे पहले का प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसिया हो जाएगा। अब एटिपिकल हाइपरप्लेसिया कहने का क्या मतलब है, मतलब कि एक प्री कैंसरस कंडीशन जो अफेक्ट करता है मेनली ब्रेस्ट के सेल को। ठीक है, मतलब कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है कहाँ पर, तो ब्रेस्ट में। ठीक है, तो ये मेनली ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया विदाउट एटीपिया, मतलब कि एटीपिया नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या दिखेगा, ग्लैंड तो हमारा क्राउडेड है लेकिन उसमें इंडोमेट्रियल एस्ट्रोमा बहुत कम है, उसमें मेनली कॉम्प्लेक्स ग्लैंड पैटर्न देखने को मिलेगा और पॉचिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो मेनली एडिमेटस एटीपिया, मतलब कि आर्किटेक्चरल एटीपिया जिसमें कोई भी साइटोलॉजिकल एटीपिया नहीं हो। साइटोलॉजिकल एटीपिया देखिए ऊपर में स्ट्रोमा लो है या कम है, इसमें मैलिग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स एटिपिकल हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर टर्म, कि वो सा जो मेनली ग्लैंड हो और उसमें साइटोलॉजिक एटीपिया हो, जो कंसीडर होता है प्री मैलिग्नेंट का, मतलब ये मैलिग्नेंट के पहले का कंडीशन है, लेकिन अगर विदाउट एटीपिया था तो उसमें बहुत कम ही पोटेंशियल होता है कि वो मैलिग्नेंट हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स एटिपिकल हाइपरप्लेसिया है जो क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट कंसीडर प्री मैलिग्नेंट कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है, बढ़ा हुआ है, जो साइज और शेप होता है न्यूक्लियर का वो इरेगुलर है, जो साइटोलॉजिक एटीपिया होता है ना वो मेनली देखा जाता है स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया के साथ। जो सिंपल हाइपरप्लेसिया होता है वो मेनली रेयरी सीन होता है,
तो ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स एटिपिकल हाइपरप्लेसिया, जो मेनली मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री में आप क्या देखिएगा, तो इसमें सिंपल हाइपरप्लेसिया सिर्फ 1% होता है, कॉम्प्लेक्स विदाउट एटीपिया 3% होता है। पहले ही बताए थे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एटीपिया हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए हमें एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम होता है इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया का। क्या, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये तो याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम डायग्नोसिस करते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। इसमें हम क्या कर लेते हैं, एडजुसेंट लेते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, अगर जो इंडोमेट्रियल का थिकनेस 5 mm से कम है तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आएगा। लेकिन अगर 5 mm से ज़्यादा है इसका मतलब कि एबनॉर्मल है। तो ये जो 5 mm थिकनेस है ये क्या होता है, इसका नॉर्मल है। एबनॉर्मलिटी इसके लिए देखा जाता है, उससे कम है तो निगेटिव, ज़्यादा है तो पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म अगर तमोक्सिफेन यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियल का थिकनेस 6 mm से ज़्यादा हो जाता है। और पोस्ट मेनोपॉजल वूमेन में जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसमें क्या होता है, 4 mm से कम देखने को मिलता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट डिपेंड करता है जो पेशेंट का एज है या डिग्री ऑफ एटीपिया पे। जैसे कि सिंपल हाइपरप्लेसिया या कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया विदाउट एटीपिया है तो उसमें रिस्क ऑफ इंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस क्या होते हैं, बस 1 से 3% होते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोजेस्ट्रीन या कम्बिनेशन ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट लेंगे और सही हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एटीपिया हाइपरप्लेसिया है जिसमें 29% चांसेस होते हैं, इसमें हाई डोज प्रोजेस्ट्रीन थेरेपी किया जाता है। उसमें भी कौन सा, तो ये देखिए मेजेस्ट्रॉल एसीटेट 40 mg लिया जाता है दिन में, थ्राइस या 4 बार ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म फॉलो अप करना पड़ता है, पीरियोडिक सैंपलिंग करना पड़ता है फर्स्ट 3 मंथ तक, उसके बाद एट एवरी 6 मंथ पे, क्योंकि ये दोबारा भी आ सकता है। ओल्डर पेशेंट जिनको मॉडरेट और सीवियर होया हुआ है उनमें क्या करना चाहिए, तो हिस्टेक्टोमी रिकमेंडेड होता है क्योंकि अब वो फर्दर बच्चा तो चाहेंगे नहीं। अब आते हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साइन सिम्टम और डायग्नोसिस को देखने के लिए। आज स्टार्टिंग में पढ़ा कि इंडोमेट्रियल होता क्या है। तो जब इसके साइन सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल प्री मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। अगर पेरी मॉजर करें तो पेरी मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है, ये प्राइमरी सिम्टम है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन करेंगे इंडोमेट्रियल का। इनिशियल डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो इंडोमेट्रियल का बायोप्सी करेंगे अगर इंडोमेट्रियल कैंसर मिला तो। ठीक है, इंडो सर्विकल क्यूरेटे परफॉर्म करेंगे, किस लिए, तो इंडो सर्विक्स को रूल आउट करने के लिए। ये रूटीन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसको हम पाप स्मीयर कहते हैं। ये मेनली स्क्रीनिंग होता है इंडोमेट्रियल कैविटी के लिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्लीट यूट्राइन क्यूरेटे करते हैं। ठीक है, अगर आउट पेशेंट इवालुएशन कर रहे हैं तो ये सब तो ऑब्टेन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले अगर टिश्यू क्लियर नहीं हुआ कि क्या कॉज है तो हम हिस्टेरोस्कोपी करते हैं और फ्रैक्शनल डायलेशन एंड क्यूरेज करते हैं। ठीक है, इंडो सर्विक्स के लिए फर्स्ट सैंपल रूल आउट करता है कि इंडोमेट्रियल कैंसर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हिस्टेरोस्कोपी करेंगे, विजुअल देखेंगे इंडोमेट्रियल कैविटी को, उसके बाद कंप्लीट यूटेराइन क्यूरेटेज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोलॉजिक टाइप में। हिस्टोलॉजिक टाइप में डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन और ग्रेडिंग के अनुसार किया जाता है, G1, G2, G3। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल में क्या है, G1, G2, G3। G1 जो है वेल डिफ्रेंशिएटेड है, एडिनो कैंथोमा। G2 क्या है, इमीडिएट डिफ्रेंशिएटेड है। G3 पुअर डिफ्रेंशिएटेड है। तो पुअर डिफ्रेंशिएटेड में एडिनो स्क्वामस कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ग्रेडिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लेस देन 5% में सॉलिड देखने को मिलेगा, 6 से 50% में सॉलिड,
और ग्रेड 3 में ग्रेटर देन 50% में सॉलिड कंपोनेंट देखने को मिलता है। हिस्टोलॉजिकल टाइप में मेनली जो स्क्वामस सेल एपिथेलियम होता है ना, वो ग्लैंडुलर एलिमेंट ऑफ इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ साथ चलता है। एडिनो एकैंथोमा मेनली डिस्क्राइब करता है वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर के बारे में। एडिनो स्क्वामस कार्सिनोमा ये डिस्क्राइब करता है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा के बारे में। ठीक है, अब अगर टर्म आ जाए एडिनो कार्सिनोमा विद स्क्वामस एलिमेंट, ये डिस्क्राइब करेगा डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन किस में, तो दोनों ग्लैंडुलर में भी और स्क्वामस कंपोनेंट दोनों में भी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लियर सेल कार्सिनोमा है तो क्लियर सेल कार्सिनोमा मेनली क्या होता है, अनकॉमन होता है, लेस देन 5% लोगों में देखा जाता है। चलिए तो अब देखते हैं सिस्टमेटिक डायग्राम जो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, दोनों रिप्रोडक्टिव में भी और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में भी। तो पहले देखते हैं रिप्रोडक्टिव में कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज है, आपको पता चला कि आपको इंडोमेट्रियल स्टेटस जानना है, तो इंडोमेट्रियल स्टेटस दो तरह का होगा। या तो होगा पहला एटिपिकल, या होगा क्या नन नो साइटोलॉजिक एटिपिया। ठीक है, दो हो सकता है। अब आते हैं पहले नन साइटोलॉजिक एटिपिया में, तो इसको लिख सकते हैं नो साइटोलॉजिक एटिपिया। इसमें भी दो चीज़ देखने को मिलेगा, या तो ये सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल में भी दो चीज़ देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होगा। अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हुआ तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटरमिटेंट प्रोजेस्टिन थेरेपी। और अगर एब्डोमिनल ब्लीडिंग नहीं हुआ तो हम ऑब्जर्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या देखेंगे कि इंटरमिटेंट या कंटिन्यूअस प्रोजेस्टिन थेरेपी कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे 3 से 6 मंथ सैंपल और देखेंगे कि कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एटिपिकल में हम मेनली दो तरह का देखते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। सिंपल को माइल्ड कहा जाता है, इसमें मेनली इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस प्रोजेस्टिन थेरेपी किया जाता है। सैंपल मेनली 3 से 6 मंथ का लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स में हम क्या देखेंगे, हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टिन थेरेपी लेंगे, सैंपल में 3 से 6 मंथ का किया जाता है। ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव एज का। अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ईयर रहा जिसमें कि यूट्राइन को प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो इनका बच्चा उच्चा हो गया है तभी तो है, तो पहले वाला में यूट्रस को प्रिजर्व करना था। तो हम दो चीज़ें देखेंगे, वही एक तो एटिपिकल है कि नहीं, दूसरा नो साइटोलॉजिक एटिपिया। अगर एटिपिकल है तो हम इसमें देखेंगे एटिपिकल में हम दो चीज़ देखेंगे, माइल्ड है कि मॉडरेट या सीवियर है। माइल्ड है तो जो सेम चार्ट करेंगे, चार्ट ए की तरह, मतलब कि उसको प्रोजेस्टिन का थेरेपी करेंगे। अगर मॉडरेट या सीवियर है तो हम हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। अगर नो साइटोलॉजिक एटिपिया है तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रोजेस्टिन का थेरेपी करेंगे। लेकिन अगर उससे मेडिकल थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम हिस्टेरेक्टोमी करेंगे, अगर बार बार हाइपरप्लेसिया या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलिए स्टेजिंग के बारे में जानते हैं। तो मेनली स्टेजिंग कितने तरह का स्टेजिंग पढ़ना है इसमें, तो स्टेजिंग डिवाइड हुआ था किसके अनुसार, फिगो के अनुसार, इंडोमेट्रियल कैंसर का। तो इसमें स्टेज हो गया 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3C1A, C1, 2। ठीक है, लिख देती हूँ स्टेजिंग 1, तो इसका 1A, 1B, 2, 3, 3 का 3A, 3B, 3C, 3C का भी 2, 3C1, 3C2, फिर आ गया 4, 4 का भी 2 पार्ट, 4A, 4B। ठीक है, इतने मेनली डिवाइड किए जाते हैं। तो स्टेज 1 में क्या है,
तो स्टेज 1 में मेनली जो ट्यूमर है ना वो कन्फाइंड होता है कॉर्पस ल्यूटेरी में। तो 1A में क्या हो जाएगा, इसमें नो या लेस देन हाफ मायोमेट्रियम इन्वेशन देखने को मिलता है। और 1B में क्या हो जाएगा, इन्वेशन कितने मिलेंगे, मोर देन हाफ। ठीक है। 2 में क्या होगा, 2 में मेनली ट्यूमर है वो इन्वेड कर जाएगा सर्विकल स्ट्रोमा में, लेकिन यूट्रस तक एक्सपेंड नहीं करेगा। 3 में क्या है, ये स्प्रेड कर जाएगा ट्यूमर लोकल या रीजनल एरिया में। तो अब 3A में पढ़ते हैं, 3A में कहाँ तक फैलेगा, तो ट्यूमर कहाँ चला जाएगा, कॉर्पस ल्यूटेरी के सेरोसा लेयर में चला जाएगा। 3B में कहाँ जाएगा, तो 3B में ये चला जाएगा वेजाइनल या पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट में। अब 3C में, तो 3C में भी 2 पाथ है, C1 और C2। C1 में क्या है, पॉजिटिव मेनली पेल्विक नोड देखने को मिलेगा। C2 में पॉजिटिव पाराएरोटिक लिम्फ नोड विथ और विदाउट पॉजिटिव पेल्विक लिम्फ नोड देखने को मिलेगा। अब आते हैं 4 में क्या पढ़ेंगे, 4 में मेनली ट्यूमर ब्लेडर या बॉल मुकोसा में गया है कि नहीं गया है। तो अगर ये इसमें 4A में पढ़ेंगे कि ये जो इन्वेशन है वो बॉल और ब्लेडर में चला गया है। 4B में पढ़ेंगे कि और भी जगह चला गया है, जैसे कि इंट्रा एब्डोमिनल या इंग्यूनल लिम्फ नोड में। ठीक है। अब आते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में भी 2 तरह का होता है, क्लिनिकल फैक्टर या ये पैथोलॉजिक फैक्टर। तो क्लिनिकल फैक्टर में हम क्या देखेंगे, डायग्नोसिस, रेस, क्लिनिकल ट्यूमर का स्टेजिंग। ठीक है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ये भी 2 तरह का होता है, बिहेवियर ऑफ एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा के अनुसार, क्लिनिकल फैक्टर या पैथोलॉजिकल फैक्टर। क्लिनिकल फैक्टर में मेनली पेशेंट का एज, रेस, क्लिनिकल ट्यूमर स्टेजिंग देखा जाता है। पैथोलॉजिकल में ट्यूमर ग्रेड, हिस्टोलॉजिक टाइप, ट्यूमर साइज, डेप्थ ऑफ मायोमेट्रियल इन्वेशन, माइक्रोस्कोपिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्कुलर स्पेस इन द यूट्रस बाय ट्यूमर, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर आउटसाइड द यूट्रस, पेरिटोनियल कैविटी और यूट्राइन एडिनेक्सा, ये सब मेनली देखने को मिलता है। ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। ओल्डर पेशेंट में मेनली स्टेज ज़्यादा और ग्रेड क्या देखने को मिलेंगे, हायर देखने को मिलेंगे एज कंपेरिजन टू यंगर पेशेंट। ठीक है। वाइट पेशेंट पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेरिजन टू ब्लैक पेशेंट। पेरिटोनियल जो कि साइटोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, तो प्रोग्नोसिस फैक्टर से। अब आते हैं पैटर्न ऑफ स्प्रेड, कैसे पैटर्न करता है। तो ये पैटर्न ऑफ स्प्रेड ऑफ इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ये डिपेंड करता है मेनली हिस्टोलॉजिक ग्रेड पे। पैटर्न ऑफ स्प्रेड ऑफ इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कितना स्प्रेड करता है इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, मेनली 4 मेजर चैनल होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज का। ठीक है। तो पहला जो है वो स्मॉल लिम्फेटिक ब्रांच जो मेनली कहाँ पर होता है, रॉन लिगामेंट में होता है। ये रन करता है कहाँ तक, इंग्यूनल फिमोरल नोड तक। दूसरा जो ब्रांचेज होते हैं वो ट्यूबल का होते हैं जो रन करता है इंग्यूनल फिमोरल नोड तक। तीसरा जो है ओवेरियन पेडिकल्स, ये मेनली लार्ज लिम्फेटिक होते हैं, ड्रेन होते हैं पाराएरोटिक नोड तक। चौथा जो है ब्रॉड लिगामेंट है जो डायरेक्टली कहाँ तक जाता है, तो पेल्विक नोड तक। ठीक है। पेल्विक और पाराएरोटिक नोड ड्रेनेज शायद 2, 3, 4 इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसको इवालुएशन कैसे करेंगे, तब प्री ऑपरेटिव इवालुएशन में हम मेनली चेस्ट रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, चेस्ट एब्डोमिनल CT स्कैन ये सब करेंगे। ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए हम मेजर करेंगे कैंसर एंटीजन 125 जिसको CA-125 कहा जाता है। अगर CA-125 बढ़ा इसका मतलब कि एक्स्ट्रा यूटेराइन डिजीज इंडिकेट कर रहा है। ये यूजफुल मार्कर होता है किसके लिए, सीरस कार्सिनोमा के लिए। ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर स्टेज 1 है तो स्टेज 1 में हम मेनली सर्जरी करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। कंप्लीट सर्जिकल स्टेजिंग करते हैं जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी, विथ और विदाउट बायलेटरल सल्पिंगो ओफेरेक्टोमी, पेल्विक या पाराएरोटिक
लिम्फेक्टोमी। सर्जिकल का स्टेजिंग होता है, जैसे कि ट्यूमर स्प्रेड यूट्रस के अंदर ही है, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन कितना हुआ है, एक्स्ट्रा यूट्राइन स्प्रेड कितना हुआ है। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी मेनली कब किया जाता है, तो ट्रीटमेंट किया जाता है अर्ली स्टेज ऑफ इंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। ठीक है, स्टेज 1 ग्रेड 1, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है ना स्टेजिंग के अनुसार होता है। स्टेज 1 ग्रेड 1 में क्या होगा, जो रिक्स होगा वो बहुत ही कम होगा। जो रिक्स ऑफ स्प्रेड टू पेल्विक नोड होता है, जो पेल्विक नोड तक रिक्स हो जाए स्प्रेड होने का, वो बहुत ही कम होता है। तो जब हम सर्जरी करेंगे ना, तो एब्डोमेन को माने देखेंगे तो उसमें सिर्फ पेरिटोनियल साइटोलॉजी ऑब्टेन्ड होगा। एक्स्ट्रा फेशियल टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बायलेटरल सल्पिंगो ओफेरेक्टोमी भी परफॉर्म होगा। पेल्विक और पारा एरोटिक लिम्फ नोड डाइसेक्शन भी कर सकते हैं अगर लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो। ठीक है, इसका मतलब जो पेशेंट हैं जिनका स्टेज 1 ग्रेड 1 ट्यूमर है, उनमें पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन भी हम कर सकते हैं अगर इन्वेजन मायोमेट्रियम के अंदर तक चला गया है तो। स्टेज 1 ग्रेड 2 या ग्रेड 3, स्टेज 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 में हम लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर साइज का होता है। ग्रेड 3 में ट्यूमर मेनली देखने को मिलता है। तो इसमें हम कंप्लीट सर्जिकल स्टेजिंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में मेनली 3 थेराप्यूटिक ऑप्शन होता है। पहला प्राइमरी ऑपरेशन, दूसरा प्राइमरी ऑपरेशन में क्या किया जाता है, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी या पेल्विक या पारा एरोटिक लिम्फ नोड डाइसेक्शन किया जाता है। दूसरा प्राइमरी रेडिएशन में इंट्रायूट्राइन या वेजाइनल इम्प्लांट या एक्सटर्नल इरेडिएशन किया जाता है। इसमें फॉलो किया जाता है ऑपरेशन कैसा, तो एक्स्ट्रा फेशियल हिस्टेरेक्टोमी। थर्ड में हम क्या करेंगे, सिंपल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे जो फॉलो किया जाएगा एक्सटर्नल बीम इरेडिएशन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं एडजुवेंट सिस्टमेटिक थेरेपी क्या होता है अर्ली एज में स्टेज में। स्टेज 1 और 2 यूट्राइन सीरस कार्सिनोमा, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो अननोन है। मेनली कम्बिनेशन ऑफ कार्बोप्लाटिन और क्या किया जाता है, प्लेसिटेरल किया जाता है, या कंबाइंड केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे स्टेज 3 और 4 का, जैसे बार बार इंडोमेट्रियल कैंसर हो रहा है तो स्टेज 3 कार्सिनोमा में मेनली हम देखेंगे कि ये जो डिजीज है वो स्प्रेड हो रहा है कि नहीं आउटसाइड, ये कन्फाइन करेंगे। ठीक है, इसमें मेनली हम करते हैं एडजुवेंट ट्रीटमेंट कम्बिनेशन ऑफ ट्यूमर डायरेक्टेड रेडिएशन और सिस्टमेटिक डॉक्सोरुबिसिन देते हैं। ये फर्स्ट ड्रग होता है जो इंडोमेट्रियल ये कैंसर में दिया जाता है। सिंगल एजेंट डॉक्सोरुबिसिन देंगे, अगर 1 साल से कम देंगे। ये फर्स्ट लाइन एजेंट होता है, ड्यूरेशन 3 से 5 मंथ तक दिया जाता है। फेज 2 में हम सिस्प्लास्टिन और डॉक्सोरुबिसिन 9 मंथ तक देते हैं। सिंगल एजेंट अगर देना है तो पैक्सिलिटैक्सेल देते हैं। ये क्या है, तो ये मेनली केमो नेटिव पेशेंट के लिए दिया जाता है जिसमें बार बार इंडोमेट्रियल कैंसर हो रहा है। हार्मोनल थेरेपी में हम प्रोजेस्टेरिन देते हैं। ठीक है, टारगेटेड थेरेपी में हम क्या देते हैं, तो मेनली इन्हेबिटर दिया जाता है, MTOR इन्हेबिटर दिया जाता है। अब आते हैं सार्कोमा भी 2 तरह का होता है, होमोलोगस सार्कोमा और हेट्रोलोगस सार्कोमा। होमोलोगस सार्कोमा में क्या होता है, सार्कोमा एलिमेंट मेनली मेसेनकाइमल टिश्यू तक रहता है जो यूट्रस में पाया जाता है। हेट्रोलोगस सार्कोमा में टिश्यू मेनली यूट्रस के बाहर भी पाया जाता है, जैसे कि रैब्डोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, लिपोसार्कोमा। और होमोलोगस सार्कोमा का एग्जाम्पल क्या है, लियोमायोसार्कोमा, ESS, एंजियोसार्कोमा, ये मेनली एग्जाम्पल है होमोलोगस कार्सिनोमा का। ठीक है, अब ये जो कार्सिनोसार्कोमा है ये एक मैलिग्नेंट मिक्स्ड मुलेरियन ट्यूमर है। कहाँ का, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। तो इसमें भी स्टेज 1, 2, 3, 4 तक बांटा गया है। अब आते हैं लियोमायोसार्कोमा, इसमें 1 से 2% क्या होता है, यूट्राइन मैलिग्नेंसी देखा जाता है। 1/3 इसमें सार्कोमा होता है, ये एज के साथ बढ़ता है।
मेनली इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट टोटल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे, बायलेटरल सल्पिंगोफेरेक्टोमी करेंगे और स्टेजिंग देखेंगे। सिम्टम क्या हो जाता है इसमें, पेल्विक मास इनलार्ज हो जाता है, वेजाइनल ब्लीडिंग, पेन, ये सब देखने को मिलता है। तो वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है इसमें, तो लंग मेटास्टैटिस, ये डॉक्सोरोविसिन या डाकारावेरिन दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी है ना जो इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा का सार्कोमा, जिसको हम ESS कहते हैं, ये 10% ऑफ यूट्राइन सार्कोमा है। इसमें 2 तरह का होता है, लो ग्रेड, हाई ग्रेड। लो ग्रेड में ESS ज़्यादा देखने को मिलता है, हाई ग्रेड में मेनली अनडिफ्रेंशिएटेड हाई ग्रेड सार्कोमा, जिसमें डिग्री ऑफ एनाप्लेसिया ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड सार्कोमा क्या है, हाई ग्रेड सार्कोमा है। और जो इंडोमेट्रियल ये स्ट्रोमल सार्कोमा है, इसका गुड रिस्पॉन्स किसका होता है, डॉक्सोरोविसिन का। ठीक है, कंप्लीट रिजोल्यूशन किससे होगा, तो मेगिस्टेरोल एसीटेट का होगा। ठीक है, अब है कार्सिनोसार्कोमा, जिसको मैलिग्नेंट मिक्स्ड मुलेरियन ट्यूमर कहते हैं। इसमें दोनों कार्सिनोमा और सार्कोमा एलिमेंट प्रेजेंट होता है यूट्रस में। होमोलोगस इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा ऑफ स्मूथ मसल, हेटेरोलोगस सार्कोमेटस टिश्यू फॉरेन होता है। ठीक है, सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इनलार्ज यूट्रस। डायग्नोसिस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिमूवल करेंगे। फेज 1 और 2 स्टडी में हम क्या करते हैं, इसका मेनली तो इफोस्टामाइड या सिस्प्लाटिन देते हैं एडजुवेंट थेरेपी की तरह। ठीक है, फेज 3 में हम क्या करेंगे, तो इफोफामाइड या किस्प्लाटिन देते हैं। मुलेरियन एडिनोसार्कोमा, ये रेयर होता है, लो ग्रेड मैलिग्नेंसी है। इसमें मेनली 60 ईयर एज के बाद होता है। इस पर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। प्रोग्नोसिस में क्या हो सकता है, माइटोसिस इंडेक्स और सार्कोमा ओवरग्रोथ।